अंजुल भाई ये बताएं, कुछ दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स बजट से पहले कोई है आपकी रडार पर? नहीं है सर। दिसंबर एंड में जबरदस्ती के चले भी थे आरवीएनएल वगैरह। उस समय भी अपन ये क्लियरली डिस्कस कर रहे थे कि नहीं करना है, नहीं फंसना है। आप देखो ना, आरवीएनएल चला, वर्टिकली डाउन मूव आ गई। आरवीएनएल आप दिसंबर में देखो, 18 दिसंबर से 29 दिसंबर चला, 80% पूरा गिव अप भी कर दिया, फिर लॉन्ग को ट्रैप करके नीचे आ गया। आप इसको कर दो 1 मंथ का चार्ट तो आपको दिख ही जाएगा, यूं गया यूं नीचे आ गया। तो बाइक वाले स्टॉक में वापस फंसने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी आपको जबरदस्ती कुछ करना ही है। तो पूरे पुल बैक के बाद सबसे कम जो रिट्रेसमेंट आया वो जुपिटर वैगन में आया। मैं बाई नहीं बोल रहा हूं, ना मैं कभी बोलूंगा। जबरदस्ती बिल्कुल डॉक्टर ने पर्ची पे लिख के दिया है कि आपको रेलवे काउंटर करना ही है, तो इकलौता जेडब्ल्यूएल आप कर सकते हो। उसकी वजह भी बता दे रहा हूं कि क्यों। वीकली पे 10-20-50 मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, डेली पे 10-20-50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है जहां पे स्टॉक एक बड़ा बाउंस देता है और उसके बाद फिर सेलिंग, जो बाइंग क्लाइमेक्स की सेलिंग है वो रिक्लेम होती है। तो एक बार अगर कुछ भी थोड़ा बहुत ठीक आया तो आपको 346, 372, 393 ये तीन लेवल मिल सकते हैं। मेरी तरफ से कतई कोई बाइंग की सलाह नहीं है, बट पूरे अगर कचरा में उठाएं तो एकलौता ये ठीक लग रहा है कि चल सकता है। बट मैं नहीं ट्रेड करूंगा। मैं फिर जाके कहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में, जैसे इंडसइंड बैंक में बहुत अच्छा दिख रहा है, एक्सिस में बहुत अच्छा दिख रहा है, आपका जमुना ऑटो चल रहा है, इस टाइप के कोई काउंटर में काम कर लूंगा कि अगर स्टॉप लॉस कटाना भी है तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में कटाऊंगा, ताकि सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को ज्यादा पावरफुल मूव मिल जाए। मैं वीकर काउंटर्स में स्टॉप लॉस क्यों कटाऊंगा। अच्छा अंजुल भाई, एक ये ब्रोकिंग स्टॉक देखना जरा, आज इनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन रही है। फॉर एग्जांपल ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, इन कुछ कुछ शेयरों में स्ट्रेंथ लौट रही है। और एक्सचेंज वाले शेयर हो गए, बीएससी थोड़ा भी हाई लगा कर नीचे है, कुछ है इनमें? सर देखिए, ग्रो वापस से 179.50 का रेजिस्टेंस तोड़ रहा है। 4-5 दिन की अच्छी कंसोलिडेशन रही है। अगर ये 100 179.50 के ऊपर टिक गया तो 193.80 तक जा सकता है। एंजल वन और देख लें, ये भी ठीक ठाक कई बार चलता है। एंजल वन, एंजल वन में तो कुछ नहीं बन रहा। मोतीलाल में देख लें। मोतीलाल में एक बाउंस बैक की तैयारी हो रही है। 20 डे मूविंग एवरेज 802 है, वहां तक बाउंस बैक कर सकता है। नहीं, 30-40 रुपए की जगह है। एसएमसी और देख लें, एसएमसी में कुछ नहीं है। जेएम फाइनेंशियल देख लें, इसमें भी कुछ नहीं है। बीएससी, बीएससी 2 दिन से मैं बाई दे रहा हूँ, 2800 के ऊपर आके टिका है। 3024 जो ऑल टाइम हाई है वहां तक जा सकता है। हर कीमत पे 2800 के नीचे अगर क्लोज करे तो एग्जिट भी कर लीजिएगा। फिलहाल 2800 के ऊपर आके टिका है तो हमने 2 बार बाई दिया है, तो कुछ लोग लॉन्ग हो सकते हैं, क्लाइंट्स भी लॉन्ग हो सकते हैं। 3024 तक जा सकता है, तो पूरी ब्रोकिंग में एक बीएससी ठीक लग रहा है। ठीक है, तो बीएससी ठीक लग रहा है इन सभी में, एक्सचेंजेस वालों में और ब्रोकिंग वालों में। कुछ कुछ मार्केट में बज़ है कि हो सकता है कुछ कैपिटल गेन या एसटीटी में कुछ फाइनेंस मिनिस्टर राहत दे दे। अगर राहत दे देंगी या कोई ऐसा बजट भी दे देंगी कि मार्केट को थोड़ा बूस्टर मिल जाए, तो ऑफ कोर्स थोड़ा ये जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं इन सभी को बूस्ट मिल जाएगा। शायद ये उसी खुशी में या उसी एंटिसिपेशन में एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक सवाल हमें मिला है जीत सिंह जी का। ये बोल रहे हैं, बिग फैन ऑफ अंशुल सर, इंडेक्स एफओ में डिलीवरी में स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे निकालें, प्लीज़ चार्ट पर बताइएगा सर। इंडेक्स में और डिलीवरी में स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे निकालें अंशुल भाई? स्टॉप टारगेट देखिए, अब उसके कई तरीके होते हैं, इसका कोई एक जवाब नहीं होता है। मैं जैसे मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिक्स कर देता हूं। अभी जैसे जमुना ऑटो में, अगर आप विलियम ओनील के चश्मे से देखेंगे तो राइट साइड डेवलपमेंट के लिए वेट करेंगे। अब एसएमटी के चश्मे से देखेंगे तो अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनना स्टार्ट हो गया है, तो छोटी सी रिस्क से एंटर कर रहे हैं, तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाते हैं। उसका तरीका ये होता है कि इसमें स्व की खोज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब खोलिए, एक चैनल में सजेस्ट कर दे रहा हूं, ट्रेडर लायन। इस पे रिचर्ड मॉगलेन उसके इंटरव्यू करता है, यूएस इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग चैंपियंस के। तो आप उनके इंटरव्यूज पढ़िए, किसी ना किसी की ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट कर जाएगी। अगर आप
वीडियो के साथ साथ चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं। सभी में एक चीज कॉमन मिलेगा, उसमें कम से कम 500-700 इंटरव्यू होंगे यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियंस के। सब में एक चीज आपको जरूर कॉमन मिलेगी, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और रिस्क टू रिवॉर्ड। ये तीन चीज हर एक में कॉमन मिलेगा। भले कोई इंट्राडे ट्रेडर हो, कोई स्कैल्पर हो, कोई स्विंग ट्रेडर हो, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ट्रेडिंग स्टाइल सबकी अलग होंगी, ये चीज कॉमन मिलेगी। तो ये चीज कॉमन मुझसे उठा लीजिए। क्वांटिटी कैलकुलेटर मैंने आपको बता ही दिया है, रिस्क मैनेजमेंट का तरीका मैंने बता ही दिया है, कैपिटल कैसे एलोकेट करना है ये मैंने बता दिया है। ट्रेडिंग स्टाइल उसमें से किसी की भी उठा लीजिए, जो आपको सूट कर जाए उसी में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का तरीका भी मिल जाएगा। मेरा सिंपल है कि मैं जब टाइटनेस से ब्रेकआउट प्ले करता हूँ, स्टैंडर्ड 3.5% का स्टॉप लॉस लेता हूँ, 7% का टारगेट, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। 60% भी सही हो गए, बढ़िया पैसा बन जाएगा। 100% सही होने की जरूरत नहीं है, 60% में आप बहुत बेहतरीन पैसा बना लेंगे। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है नेटवर्क 18 पर, राकेश जजोदिया साहब का। ये इन्होंने 59 की बाइंग की है, पूछ रहे हैं एवरेज कर ले क्या? सर स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए एक बार। नेटवर्क 18। ये तो 49 के नीचे कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है, आखिरी 49 के बाद तो देखना ही बंद कर दिया है, लेकिन अब फाइनली एक डेड कैट बाउंस के लिए रेडी हो रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज अप्रोच किया है। 38 के ऊपर अगर टिकता है और 25 पैसा महंगा खरीदिए, 38 के ऊपर टिकना स्टार्ट करे तो फिर बाई करना स्टार्ट कीजिए। बढ़िया डेड कैट बाउंस 42 रुपए तक आएगी, तो अगर ऊपर का कहीं का लिया है तो 38 निकलने के बाद एवरेज कर लीजिएगा, 42 रुपए पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा नीचे वाली पोजीशन का। 42 पे दोबारा सवाल पूछिएगा, क्योंकि वहां पे फॉलिंग 50 डे मूविंग एवरेज है जो बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो 42 पे वापस रिव्यू करेंगे, 38 के ऊपर बाई बनेगा। एक सवाल हमें मिला है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, हर्षित मंगल जी का 89 रुपये 50 पैसे की बाइंग है, इसमें क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें? सर अगेन वही, आईपीओ बेस जब तक नहीं बन रहा तब तक तो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में ही नहीं होना चाहिए। आज जरूर बाउंस बैक दे रहा है, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल 5% की कैंडल बनी है, रिलेटिव वॉल्यूम 0.93 है, यानी 90% एवरेज वॉल्यूम का हुआ है, जबकि इतनी बड़ी कैंडल में पहले ही 15 मिनट में 70-80% वॉल्यूम हो जाना चाहिए। खींच के 50 डे मूविंग एवरेज 96 तक जा सकता है, वहां पे रिव्यू करेंगे। ये नहीं बोल रहा हूं वहां से पलट ही जाएगा या तोड़ देगा, वहां पहुंचने पे रिव्यू करेंगे, बट फिलहाल 50 डे मूविंग एवरेज 96.37 दिखा रहा है, वहां तक आएगा। ठीक बात है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, DBEIL आईपीओ का होल्ड है, बहुत लॉस हो रहा है सर, क्या करें? सर देखो, इस स्टेटमेंट से तो मेरे को बहुत तेज चिढ़ होती है, बहुत लॉस हो रहा है, क्यों आपने रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर और इतनी सब चीजें बताने के बाद भी फॉलो नहीं किया। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में 1% मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है, इन्वेस्टमेंट में 4% ऑफ कैपिटल रिस्क मैक्सिमम होता है, तो ये बहुत स्टॉप लॉस हो गया। कम से कम मेरे से मत बोला कीजिए, मैं बहुत तेज चिढ़ जाता हूँ। आईआरबी मेरे को बार बार याद आ जाता है, मैं आपसे नहीं अपने आप से चिढ़ जाता हूँ कि ये मूर्खता मैंने आईआरबी में की थी। फिलहाल के लिए बाउंस बैक कर रहा है, 10 वीक मूविंग एवरेज 118 पे वहां तक जाएगा, उसके ऊपर खिंचा तो 20 वीक मूविंग एवरेज। आप डीवी रियलिटी पूछे कि आईआरबी पूछे? नहीं नहीं नहीं, आईआरबी तो आपने बोला तो हमारी पीसीआर टीम जरा फास्ट है, उन्होंने आईआरबी लगा लिया, लेकिन ये DBEIL है, दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। नहीं पे नमक छिड़क दो, मैं रोज भूलने की कोशिश करता हूँ, आप लोग याद दिला देते हैं, लोग चार्ट और लगा देते हैं। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, DBEIL, यही है 9091 वाला। हाँ, DBEIL, अच्छा ये दूसरा स्टॉक है, मैं डीबी रियलिटी खोल लिया था। नहीं ये नहीं। तो नॉन गिर रहा है, इसमें क्या? अच्छा ये नया स्टॉक है, लग रहा है आईपीओ वाला है। हाँ आप हाँ। देखिए दिन से ही कंटिन्यूअसली गिर रहा है, तो आपकी वॉच लिस्ट में कभी होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आईपीओ जिस दिन लिस्ट ही हुआ था उस दिन ओपन हाई के साथ खुला था, और उसी हाई को रिजेक्ट करते आ रहा है 210 से, और पिछले 17 हफ्ते में तो नॉन स्टॉप कार्नेज है। 51% गिरा है, बाउंस बैक के भी कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहे हैं। आया भी तो 95 तोड़ा तो ही बाउंस बैक बनेगा 112 रुपए तक, तो 95 तोड़ने के बाद ही कोई बाउंस बैक इनिशिएट होगा, नहीं तो बाउंस बैक भी नहीं लग रहा है। एक बार आप इसको 1 ईयर चार्ट करके देख लीजिए, मतलब आईपीओ के दिन से ही इतना आईपीओ बेस सेटअप रट रट के आप लोग को याद दिलाया है, फिर भी ये गलती कर रहा है। अब देखिए आईपीओ का बेस का हाई फेल्ड ब्रेकआउट था, एकदम
वर्टिकल ड्रॉप आया है। चलिए ठीक है अंशुल भाई। स्विगी, इसमें क्या करें? 408 का लिया हुआ है, क्या इसको 6-8 महीने के लिए एवरेज कर सकते हैं? स्विगी तो बिल्कुल नहीं लेना है सर, लिस्टिंग के दिन से बोल रहा हूँ, जब तक प्रॉफिट में ना जाए भूल के भी हाथ मत लगाना, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। पेटीएम याद कर लीजिए, जब तक प्रॉफिट में नहीं आया तब तक गिरता ही रहा, प्रॉफिट में आने के बाद चलना चालू हुआ। कंटिन्यूअसली ईपीएस आप देख लो ना, 4 रुपए, ₹4.5, ₹5, ₹3.5 लॉस ही लॉस पोस्ट कर रहा है। ऊपर से जिस सेगमेंट से इनको उम्मीद थी वो 10 मिनट डिलीवरी वाला, गवर्नमेंट भी उस पर हावी हो गई और कंपटीशन भी हावी हो गया। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्विगी। 297 ऑल टाइम लो है, ये टूटने के बाद और वर्टिकल ड्रॉप आ जाएगा। ओला याद कर लीजिए, जब तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ उसका क्या हाल हो रहा है। तो अगर इस सेगमेंट में रहना ही, एटलीस्ट एटर्नल प्रॉफिटेबल तो है, उसके साथ रह लीजिए। हालांकि वो भी अभी नीचे लग रहा है 10%, बट स्विगी में तो बिल्कुल नहीं रहना है। पल मखीजा साहब का सवाल है, यूनियन बैंक, इसमें क्या टारगेट रखें? यूनियन बैंक बोला ना सर आपने? हाँ जी, हाँ जी। ये साल 2 साल वाला कैंडिडेट है, पहले 220, फिर ऑल टाइम हाई 299, 220 और 299 दो टारगेट रखिए। सही है। एक सवाल हमें मिला है, एक दर्शक हैं साक्षी जी, इन्होंने करूर वैश्य बैंक पर पूछ रही हैं। इंडसइंड बैंक पर तो हम बात कर ही चुके हैं, 895 पर लिया है, ये पूछ रही हैं 2 महीने का व्यू आप बता ही चुके हो कि इसको तो बाय करके चलना है। लेकिन करूर वैश्य बैंक 80% इन्होंने 295 रुपये पर बेच दिया था, कोई डिप मिलेगी तो वापस बाय करें क्या? सर जो 228 का सफर चालू हुआ था और 250 पे हमने 240 पे हमने आइडेंटिफाई किया था 299 के पहले टारगेट के लिए। अब टारगेट कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे टाइटनेस का वेट कीजिए, 4-5 हफ्ते वीकली चार्ट पे अगर टाइट होता है तो फिर बाई कीजिएगा। अगले राउंड में 340 करीब मिलना चाहिए और ओवरऑल, हाँ 340 इसका मतलब जो पूरा 228 का ब्रेकआउट था उसका टारगेट 340 है। पहला लेवल कंप्लीट हुआ है। 3 से 4 हफ्ते वीकली पे टाइटनेस का वेट कीजिए, उसके बाद बाई बनेगा तब दोबारा बाई कीजिएगा, और जब भी बनेगा तो आके बताएंगे। अभी फिलहाल इससे निकले तो इंडसइंड में घुस जाइए, वहां पे जब तक आपको 100-150 रुपए मिल जाएगा। एक खबर आई है कि यहाँ पर मेजर गवर्नमेंट मिंट इज शटिंग डाउन सिल्वर सेल्स इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। चलिए, सिल्वर को लेकर कुछ खबरें आ रही हैं। मेजर सप्लाई साइड शॉक इज अबाउट टू हिट द सिल्वर मार्केट। लेट्स सी, ये तो बहुत पुराना ही चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंशुल भाई, एक ये बेल राइस पर आप अपना व्यू और दे दीजिए, क्योंकि बेल राइस पर बार बार सवाल पूछा शंकर भाई ने। बेल राइस पर आपका व्यू सर, चार्ट देखकर। 154 नहीं तोड़ रहा है, ये अपने आप में पॉजिटिव है। 172-68 के ऊपर जैसे ही टिकेगा वापस से बुल रन में आ जाएगा। मैं इस पे पॉजिटिव हूं, लेकिन या तो 172-68 या राउंड फिगर पकड़ लीजिए 175, ये निकलने के बाद बाइंग स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो वेट एंड वॉच के मूड में रहूंगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रणवीर जी, ये बोल रहे हैं अंशुल जी इज जीनियस मैन, प्लीज आस्क हिम अबाउट आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट टर्म। वाह, जीनियस तो हैं, ये तो हम मानते हैं। हाँ जीनियस आदमी आईआरबी में 70% देता है। आईआरबी छोड़ दो, ये तो अब आईआरबी को ढाल मत बनाया करो हर बार। अंशुल नहीं जी, नहीं सर, सफलता भी जब बताओ ना। जब तक आईआरबी याद है तब तक आईआरबी का रिपीट नहीं होगा। अगर आईआरबी याद रहेगा तो वो रिपीट नहीं होगा, बस उसको रिपीट ना हो इसलिए याद रखता हूं। आप देखो, अदानी ग्रीन इतना नीचे आ गया, सब चीज हो गई, आईआरबी मेरे को हमेशा याद रहा, तो मैंने हमेशा रिस्क मैनेजमेंट की, कॉल पुट रोज करता रहा, अपनी पोजीशन मैनेज करता रहा। इतने के बाद भी जहां से मैंने लिया है वहां से लगभग 250 रुपए नीचे है, लेकिन मेरी कॉस्टिंग से शायद 80 या 85 रुपए लॉस में ही हूं मैं, क्योंकि मैं कॉल पुट से एडजस्ट करता रहा उसको। कई बार फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, क्योंकि डिलीवरी छोड़ना नहीं है, फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, 20-30 रुपए नीचे ले लिया।
आईआरबी जब तक याद रहेगा वो गलती दोबारा नहीं होगी। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपने कोई ऐसी गलती की है, उसका चार्ट निकाल के, मेरे घर की डेस्क पे आप कभी देखेंगे 2 मॉनिटर ऐसे आजू बाजू लगे हैं और ऊपर आईआरबी का चार्ट चिपका हुआ है। रोज रात को जब बैठता हूं तो पहले आईआरबी का चार्ट देखता हूं, उसके बाद काम चालू करता हूं कि ये गलती जीवन में दोबारा नहीं करनी है। क्योंकि उस समय तो पैसा मेरा था, अकेला था, तो कोई ना पापा मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, तो मेरा पैसा सिर्फ मेरा था, मैंने उड़ा लिया। आज ये पैसा बच्चों का है, तो अब वो गलती दोबारा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा एआरबी का चार्ट सामने लगा रहता है कि ये गलती दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि ये पैसा मेरा नहीं रह गया, ये अब अगली पीढ़ी का है। बिल्कुल। यार वापिस आईसीआईसीआई पे लौटे। आईसीआईसीआई बैंक 1328 पे अगर आपने नहीं लिया है तो अब 1400 के ऊपर लीजिएगा या 1328 पे लीजिएगा। अभी आईसीआईसीआई का समय नहीं है, अभी समय है या तो वैल्यू बाइंग करना है तो एचडीएफसी बैंक कर लीजिए, मोमेंटम प्ले करना है तो इंडसइंड कर लीजिए, क्योंकि एक्सिस बैंक निकल चुका, उसका तो ऑलमोस्ट टारगेट ही आ गया है। तो मोमेंटम करना है तो इंडसइंड, वैल्यू प्ले करना है तो एचडीएफसी। आईसीआईसीआई का जब समय आएगा तब देखेंगे। ठीक है। आकांक्ष महाजन जी का सवाल वेदांता पर है। सर बात कर चुका हूं, एलजी पर आपका सवाल ले रहा हूं। 1140 रुपए का लिया हुआ है, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें? एल सर इसमें तो आईपीओ के दिन से ही मैं एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ। फिलहाल पुल बैक आ रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज निकला है, 50 डे मूविंग एवरेज 1498 पे है और पूरी फॉल का 50% 1520 पे है। तो 1500 1520 की जोन में सवाल पूछिएगा। अगर कोई आईपीओ बेस बनता दिखा तो होल्ड करेंगे, नहीं तो एग्जिट करेंगे। ठीक है। उषा मार्टिन पर आपका क्या व्यू है? और एशियन पेंट पर इन्होंने, एक हमारे दर्शक हैं समीर जी, इन्होंने 2366 के एशियन पेंट लिए हुए हैं, उषा मार्टिन 447 के लिए हुए हैं। होल्ड, एवरेज या सेल? 4 से 6 महीने का व्यू। एशियन पेंट, उषा मार्टिन। तो उषा मार्टिन में तो 424 का ब्रेकडाउन है, 347 रुपए आ रहा है और 347 भी बचेगा नहीं, ये नीचे 285 तक कंटिन्यू डाउनफॉल आनी चाहिए। इधर उधर बाउंस बैक मिलते रहेंगे, बट ये 287 आ रहा है। एशियन पेंट वापस से एक्यूमुलेशन जोन में आ रहा है, लेकिन 2304 पे मेजर सपोर्ट है, वही पुरानी बाइंग जोन जहां से हमने स्टार्ट किया था 2300 से 2185 तक। उसी जोन में जब दोबारा आएगा दोबारा बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। अभी तो रुक जाइए, है तो होल्ड करे रहिए, नहीं है तो 2300 के आसपास बाइंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सयंत दत्ता जी का सवाल है, इन्होंने मेडिको रेमेडीज के शेयर लिए हुए हैं 47 रुपए पर, 5000 शेयर। इसमें क्या करें सर? कौन सा रेमेडी सर? मेडिको मेडिको रेमेडी मेडिको या 4880 वाला? अच्छा मेडिको। हाँ। इसमें तो सर बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है 78 रुपीज पे। बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है 27 रुपए, नीचे लो बना है 34, 34 से वापस 78 गया और सेकंड राउंड फॉल आ रही है। मतलब वही डिक्सन वाला चार्ट याद कर लीजिए, 17,800 तक गया था और फिर 10,600 आया, तो ये धीरे धीरे करके 27 रुपए आ जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं प्रीति अग्रवाल जी, इनका सवाल है कोल इंडिया पर। सर रिव्यू कर लीजिए, क्या इस काउंटर पर दिख रहा है आपको? कोल इंडिया आज तगड़ी सेलिंग दिख रही है और ये तगड़ी सेलिंग 433 रुपए नहीं तोड़नी चाहिए। अगर तोड़ दे तो तुरंत भाग लीजिएगा, और नहीं भी तोड़े बजट के दिन, बजट के एक दिन पहले जो आज है, निकल जाइए। बजट के बाद तगड़ी सेलिंग आने वाली है। ठीक है। आहूजा साहब बोल रहे हैं कि सर दोनों का फैन हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी दिन है बजट का, बजट के पहले आज आखिरी दिन है, संडे को बजट है, अच्छी चीज है, बाजार खुला है, आपको मौका मिलेगा। गैप अप गैप डाउन से आप बचे रहेंगे। आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरे रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी 10% है, मेरे सही होने की पॉसिबिलिटी 90% है। और इंटरिम बजट में भी यही चीज थी, कल भी परसों भी जब बजट आएगा तब भी यही चीज सही रहेगा। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन 10% प्रोबेबिलिटी है, 90% प्रोबेबिलिटी सही होने की है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं अपनी कॉलर ऊंची कर लूं कि मैं सही था और देखो मैंने ये किया, नहीं। आप अपना पैसा बचा लो, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। रेलवे, डिफेंस, पीएसयू से अगर कोई भी स्पाइक मिले पॉजिटिव अनाउंसमेंट में तो भी निकल जाइए, और हल्का सा भी गिरावट आना स्टार्ट हो पहले धोती उठा के भाग लीजिएगा। जिंदा रहेंगे तो फिर पैसा कमा लेंगे। कैपिटल टूट गई, नो कैपिटल इज इक्वल टू नो कैपिटल मार्केट। तो जितनी जल्दी हो सके इनसे निकलने की कोशिश कीजिए। गलत भी हुए
तो सेकंड एक राउंड मेटल में हमने इतना लंबा पैसा कमाया है, 6 महीने बाद फिर मेटल में लंबी तेजी आएगी, फिर पैसा कमा लेंगे। उसके बीच में बैंक में लंबी तेजी मिलेगी, फिर पैसा कमा लेंगे। पैसा रहेगा तो पैसा कमा लेंगे, नहीं रहेगा तो बाजार से ही बाहर हो जाएंगे। तो रेलवे, डिफेंस, पीएसयू निकलने की कोशिश कीजिए। बजट के बाद 90% प्रोबेबिलिटी है कि बहुत तेज पिटेंगे। ठीक है अंशुल भाई, एक हमारे आहूजा साहब हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, वो बोले दोनों के फ़ैन हैं हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं जानता हूँ आप रिटायर्ड हैं फ्रॉम एसबीआई। इनका सवाल एक्सप्रो इंडिया पर है। 1050 पे इन्होंने आपकी कॉल ली होगी। इन्होंने एक स्टॉप लॉस ले रखा है 990 का, भी 993 चल रहा है। पूछ रहे हैं क्या करना है। 109 पे टारगेट है। नहीं, रिस्क फ्री हुआ है कि नहीं हुआ, क्या हुआ स्टॉप लॉस करिए सर। एक्सप्रो हमने बाई कॉल लिया था, 50% पे हम रिस्क फ्री हो गए हैं। 50% पे स्टॉप लॉस हमने लगाया है 990 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं। 990 के नीचे क्लोज करता है तो बुक लॉस बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में सौदा कट जाएगा।